जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुजरात की बधाई ले लीजिए, हिमाचल की अभी थोड़ी दूं या रखूं, या हिमाचल का क्या मामला लग रहा है आपको? देखिए, हिमाचल की स्थिति अभी ऐसी है कि जैसे वो 2020 मैच के आखिरी के ओवर्स चल रहे होते हैं। हम लोग की जानकारी है करीब 1 दर्जन सीटें हैं जो अभी 500 वोट के अंतर से चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी अंतिम परिणाम आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, फिर समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या क्या है और किसके पक्ष में है। हाँ, परंतु एक बात जरूर है हिमाचल में कि कांग्रेस पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब कांग्रेस से पूछना चाहिए कि इस बेहतर प्रदर्शन को का श्रेय वो प्रियंका गांधी की उपस्थिति को देंगे या राहुल गांधी की अनुपस्थिति को देंगे या केवल उत्पन्न हुई परिस्थिति को देंगे। और जहां तक गुजरात की बात है, मैं एक और भी हिमाचल में मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए प्रसन्नता की बात होगी, जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि हिमाचल में उनकी सीटें गुजरात से दोगुनी होंगी। ऐसा उन्होंने काम तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, वो उन्होंने करके दिखाया है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि गुजरात में भी जो उनको सीटें प्राप्त हुई हैं, मैं उसको भी एक उपलब्धि मानता हूं। उसका कारण यह है कि चुनाव में लड़कर लोग हारते हैं और सीटें कम या ज्यादा पाते हैं, पर बगैर चुनाव में लड़े हुए अगर कोई पार्टी 19-20 सीटें पाती हुई दिखाई पड़े, तो यह भी अपने आप में शोध का विषय है कि बगैर लड़के कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ना कोई नेता गया, यहां तक कि घोषणा पत्र भी जारी करने के लिए कोई नहीं गए। और हिमाचल में और गुजरात में एक और चीज है, आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही है। यद्यपि हमारा वोट प्रतिशत 53-54 है, तो किसी ने क्या वोट काटा उसका मतलब ही नहीं जब हम 50% को क्रॉस कर गए। परंतु ये बताइए, MIM जो 13 सीटों पर लड़ी, उसके लिए तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक को बुद्धिजीवी कहते थे कि साहब इसने वोट काट दिया इसलिए कांग्रेस हार गई। आज आम आदमी पार्टी को कोई वोट कटवा नहीं कह रहा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हिमाचल में आम आदमी पार्टी पंजाब से सटे राज्य में 68 की 68 सीटों पर जमानत जब्त करवा के बैठ गई, तो इसकी भी चर्चा नहीं हो रही। तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि खुले मन से इन सभी चुनावों का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो वास्तविक चित्र ज्यादा बेहतर हमारे सामने। ठीक है सर, मैं वास्तविक चित्र पर आऊंगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, हमने सुबह आपको दिखाया था कि गुजरात कांग्रेस के दफ्तर में एक चुनावी घड़ी लगी हुई थी जिसमें काउंटडाउन चल रहा था कि कब बीजेपी की सरकार खत्म होने वाली है। वो घड़ी बंद हो गई है। वहां पर जब बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर गई और कांग्रेस 17 पर सिमट गई, तो वो घड़ी जो है अब वो बंद हो गई है और उसके चलने का कोई मतलब नहीं। जब पार्टी नहीं चल रही तो घड़ी चल के क्या करेगी। लेकिन हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी बने हुए हैं। आचार्य जी, ये सुधांशु जी का एक प्रश्न है बड़ा मासूम सा कि हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर रही है, वो राहुल गांधी की अनुपस्थिति की वजह से बेहतर कर रही है या प्रियंका वाड्रा की उपस्थिति की वजह से कर रही है? देखिए सुशांत जी, सुधांशु जी को गुजरात की बहुत बड़ी जीत मिली है, उसके लिए उनकी पार्टी को और सुधांशु जी को बधाई, खुले दिल से बधाई। लेकिन हिमाचल में उनको जो शिकस्त मिल रही है, इसके लिए खुले दिल से उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि हिमाचल की प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो प्रियंका गांधी को जाता है। हिमाचल की पूरी कमान प्रियंका गांधी के हाथ में थी और प्रियंका, अगर हिमाचल में सरकार हमारी बनती है, हिमाचल की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किया है और प्रियंका गांधी को इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी राजनीतिक अभी स्वार्थ से अलग हट गए हैं और परे हैं। राहुल गांधी जी बहुत ही पवित्र संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। विनोबा भावे जी के पथ पे चल रहे हैं, विवेकानंद जी के पथ पे चल रहे हैं, महात्मा गांधी के पथ पे चल रहे हैं। उनका संकल्प बड़ा है, उनके लिए अब राजनीति छोटी है। अगर वो राजनीतिक स्वार्थ को देख करके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे होते तो गुजरात में जरूर जाते, हिमाचल में आते। इसलिए राहुल गांधी जी को राजनीति में घसीटने की कभी कोशिश ना की जाए तो उचित होगा। हिमाचल की जनता को और हिमाचल के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आचार्य जी आपने कितनी कमाल की लाइन कही है, राजीव शुक्ला और प्रियंका गांधी। आचार्य जी आपने कितने कमाल की लाइन कही है कि राहुल गांधी को राजनीति में घसीटने की कोशिश न की जाए। एक नेता को राजनीति में घसीट कर लाना पड़ रहा है, यही अपने आप में सबसे बड़ी लाइन आपने कह दी।
नेता तो राजनीति के लिए बना है सर, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के लिए बना, उसको घसीटना पड़ रहा है। यही लाइन आपकी फुल एंड फाइनल हो गई। अब मैं जरा सुधांशु जी आपके पास आऊं कि कांग्रेस पार्टी तो हिमाचल में अच्छा परफॉर्म कर रही है, गुजरात में उसके हाथ से विपक्ष की कुर्सी भी जाती दिख रही है। अब ऐसे में कौन सी वाली कांग्रेस को आप 2024 के लिए मानते हैं? हिमाचल वाली जो चुनौती देगी प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में, या गुजरात वाली जो खत्म हो गई है वहां पर? देखिए, हम चुनौती किसी चीज को नहीं मानते, हम सिर्फ चुनौती इसको मानते हैं कि भारत को किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बनाना है इस अमृत काल में, और भारत के सांस्कृतिक गौरव को और भारत के जो गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त किस प्रकार से करना है। सिर्फ हमारे सामने चुनौती है कि और विपक्ष में चाहे जो भी हो। परंतु जो आचार्य जी ने कहा, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, एक ये चुनाव निकल गया, राहुल गांधी जी अपनी यात्रा पे थे, उन्होंने कम से कम इतना तो बोला कि वो विनोबा भावे के पद चिन्हों पे हैं। अरे कांग्रेस में तो ऐसे नेता आ गए जो कह रहे हैं राहुल गांधी आज तक की सबसे बड़ी यात्रा पे हैं, मतलब विनोबा भावे से बड़ी यात्रा कर दिया उन्होंने, वो गांधी जी का दांडी मार्च से भी बड़ी यात्रा कर दिया। जो इस प्रकार की अंधभक्ति कांग्रेस के अंदर है। और अब मैं ये भी लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा कि भाई उनकी दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से की थी हमारे एक वरिष्ठ नेता ने। वैसे मुझे लगता था कि उनकी दाढ़ी में थोड़ा कार्ल मार्क्स की भी छवि दिखती थी, तो अब वो कार्ल मार्क्स और सद्दाम हुसैन वाली छवि से निकलकर अगर विनोबा भावे वाली छवि के ऊपर आने का प्रयास करते तो शायद कांग्रेस को सही रास्ता दिखने की कोई परिस्थिति बनती। परंतु परिस्थिति ये है कि आज कांग्रेस अपने मूल चरित्र को छोड़कर जिस भटकाव की यात्रा पे चल रही है, उसमें भारत से जुड़ाव कम और देश की जनता के साथ दुराव अधिक नजर आ रहा है। यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। परंतु आचार्य जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि भाई इसका श्रेय उन्होंने प्रियंका गांधी को दे दिया। अब यह कांग्रेस के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो कांग्रेस वाले जाने। हाँ, एक बात जरूर है कि जो कुछ इन्होंने बोला था गुजरात के अंदर, गुजरात में जो कांग्रेस की दुर्गति हुई है, इसका श्रेय किसको दिया जाए, यह भी विचार करने का विषय है। मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य के चलते हुए जो शब्द बोले गए थे, औकात दिखाना और रावण जैसे शब्द बोले गए थे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। ठीक है, मुझे लगता है आचार्य जी भी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। तहसीन आ रहा हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर बता दूं, 13 सीट पर AIMIM चुनाव लड़ी थी। मैं कह दूं, हाँ कह दीजिए सुधांशु जी। बस एक ही बात कह दूं, अंततः किसकी क्या औकात है यह जनता तय करती है। मुझे लगता है मोदी जी के प्रति जो भी अवमानना दिखाई थी, उसका भी एक कारण रहा गुजरात की जनता का जो भावनात्मक अभिव्यक्ति होकर कांग्रेस को इस दुर्गति तक पहुंचाया। ठीक है।